औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है गैसेस। स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द जिन चीज़ों से आपका इनकाउंटर होता है वो सारी की सारी मैटर है, और मैटर जो है वो तीन फिजिकल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, जैसा कि लिक्विड है, सॉलिड है और गैसेज है। इसके अलावा एक और भी फिजिकल स्टेट है मैटर की, जैसा कि प्लाज्मा है, लेकिन मोस्टली आपका जो इनकाउंटर होता है वो इन तीन फिजिकल स्टेट से होता है, गैसेज, लिक्विड और सॉलिड। ये तीन फिजिकल स्टेट क्यों होती हैं किसी मैटर की? ये बेसिकली उस मैटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पे इसकी तीन फिजिकल स्टेट होती हैं। जैसे कि गैसेज हैं तो गैसेज के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे वीक होती हैं। इसके बाद लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर गैसेस की निस्बत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जबकि सॉलिड के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं कि सॉलिड भारी होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गैसेस की बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है, और उसके लिए एक थ्योरी पेश की गई जिसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का नाम दिया गया। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है क्या? ये ऐसी थ्योरी है जो कि गैसेस की बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। ये किसने प्रपोज की? 1859 के अंदर दो साइंटिस्ट मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने इस थ्योरी को डेवलप किया, और उन्होंने गैस के बिहेवियर और गैस के ऊपर एप्लीकेबल जितने भी गैस लॉज थे उनको इस थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन किया। इस थ्योरी का नाम था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या KMT। अब काइनेटिक का जो वर्ड है वो बेसिकली डिराइव हुआ है मोशन से, कि आप कह सकते हैं कि गैसेस की मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी पेश की गई उस थ्योरी का नाम क्या था? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बेसिकली एक मेन पॉइंट पे बेस करती है जो कि उस मैटर के मॉलिक्यूल की मोशन के हवाले से है, कि इस मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं या पार्टिकल हैं वो किस तरह से मूव कर रहे हैं या उनकी मोशन किस तरह से है, ये इस पोस्टुलेट के ऊपर ये बेस कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि काइनेटिक का वर्ड जो है वो मोशन से निकला है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ये बेसिकली हमें आइडियल गैस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, या आप ये कह सकते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द आइडियल गैसेस। आइडियल गैस कौन सी होती है? आइडियल गैस एक इमेजिनरी गैस होती है जिसके ऊपर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की तमाम अजम्पशन जो है वो एप्लीकेबल होती हैं, वो फिट होती हैं। सबसे पहली अजम्पशन क्या है? आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल। गैस जो होती है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल पर मुश्तमिल होती है जिनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर आपके पास एक गैस है जैसे कि ऑक्सीजन है और दूसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हर गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका साइज और मैस आपस में एक जैसा होगा, लेकिन एक गैस के मॉलिक्यूल का साइज और मैस दूसरी गैस के मॉलिक्यूल और साइज से डिफरेंट होगा। ये नेचर पे डिपेंड करता है, ये उस गैस के साइज पे डिपेंड करता है। जिस तरह ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल का साइज और मैस आपस में बराबर होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के मॉलिक्यूल का साइज और मैस आपस में बराबर होगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं उनका मैस और साइज आपस में एक जैसा नहीं होगा, वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे मौजूद होते हैं। इट्स मीन कि उनके दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, वो ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। या आप कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान एक मॉलिक्यूल के डायमीटर से 300 गुना ज़्यादा फासला होता है, कि अगर एक मॉलिक्यूल का डायमीटर ले लिया जाए तो उसका 3 गुना ज़्यादा करके ज़्यादा किया जाए तो दो मॉलिक्यूल के दरमियान इतना डिस्टेंस बनता है। दूसरी असम्पशन क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल चूंकि रैंडम मोशन के अंदर होते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपस में भी कोलाइड करते हैं और
जिस कंटेनर के अंदर होते हैं उस कंटेनर की वाल के साथ भी वो कोलिजन करते हैं। तो ये जो इनकी कोलिजन होती है परफेक्टली इलास्टिक होती है। इलास्टिक कोलिजन कौन सी होती है? इलास्टिक कोलिजन हम कहते हैं कि जिसके अंदर नो नेट लॉस ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी हो, कि जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो उस वक्त कोलिजन से पहले जो उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है और जो कोलिजन के बाद उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो सेम रहती है। मतलब एक एनर्जी वो ट्रांसफर कर देते हैं। एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करता है, कोलाइड करता है, तो वो अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करता है। एक की एनर्जी इंक्रीज होती है और दूसरे की डिक्रीज होती है, लेकिन जब उन दोनों का सम लिया जाता है तो वो पहले की तरह का आता है, जिस तरह उनकी कोलिजन से पहले एनर्जी थी। एनिमेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह मॉलिक्यूल आपस में भी स्ट्राइक कर रहे हैं और वाल के साथ भी वो कोलिजन कर रहे हैं। तीसरी अजम्पशन क्या है? गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मोशन के अंदर रहते हैं, और उनकी मोशन जो होती है वो रैंडम होती है। रैंडम मोशन क्यों होती है? फिर वही पोस्टुलेट सेकंड अजम्पशन पे बेस करती है कि ये बेसिकली एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं। कोलिजन की वजह से इनकी मोशन जो होती है वो चेंज होती रहती है, मोशन ऑफ डायरेक्शन। और इन मोशन क्यों होती है? मोशन इनकी इसलिए होती है क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और इस एनर्जी की वजह से ये मूव करते रहते हैं। तो आप पढ़ भी चुके हैं कि बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू अ मोशन, और एक और एनर्जी होती है पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी विच इज ड्यू टू अ पोजीशन, या आप कह सकते हैं विच इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्सेस या पोजीशन की वजह से होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो उनकी मोशन की वजह से होती है। चौथी अजम्पशन क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं। एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा फासले पे होते हैं। ज्यादा फासले पे होने की वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं। या आप ये कह सकते हैं कि distance is inversely proportional to the intermolecular forces, या intermolecular forces is inversely proportional to the distance between the molecule। अगर मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी। अगर डिस्टेंस कम है तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज्यादा होंगी, और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उनकी फिजिकल स्टेट चेंज होती जाएगी। पांचवी अजम्पशन क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। या आप कह सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी उस टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही होती है। क्या मतलब है इसका? कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते जाएंगे वैसे वैसे गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनकी मोशन इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे आप काइनेट एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिक्रीज करवाते जाएंगे तो उन गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो उनकी मोशन भी कम होती जाएगी, उनकी स्पीड भी कम होती जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड नेचर ऑफ गैस, ये नेचर ऑफ गैस को किस तरह से एक्सप्लेन करती है? एक्सपेंशन की सबसे पहले हम बात करेंगे। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपैंड होना, फैलाव। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। क्या मतलब है इसका जी? कि गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और ना ही इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इससे मुराद ये है कि अगर गैस को आप किसी भी सिलेंडर, किसी भी किस्म का, किसी भी शेप के सिलेंडर के अंदर आप उसको इनक्लोज करते हैं तो गैस जो होती है वो उसी सिलेंडर जैसी शेप इख्तियार कर लेती है। और गैस को जितना भी वॉल्यूम अवेलेबल होते हैं वो सारे का सारा वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती है। क्यों ऑक्यूपाई करती है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, वो हर डायरेक्शन में वो मूव करते रहते हैं, इसलिए उनको जहां पे भी जो स्पेस मिलती है वो वहां पे मूव करना शुरू कर देते हैं, और जितना वॉल्यूम उनको अवेलेबल होता है वो सारे का सारा वॉल्यूम क्या करते हैं? ऑक्यूपाई कर लेते हैं। नीचे आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल किस तरह से हर जगह पे, हर डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, और इस तरह वो सारे का सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसके बाद फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या है कि
कुछ मैटर ऐसे हैं जो कि फ्लो करते हैं, ये फ्लो करने की जो उनकी कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसको हम फ्लूइडिटी कहते हैं। हमारे पास दो मैटर ऐसे हैं जैसे कि गैसेज हैं और लिक्विड हैं, ये फ्लो करते रहते हैं। अब फ्लो करना क्या होता है, अगर हम गैस की बात करें तो गैस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनसिग्निफिकेंट होती हैं, गैर वाज़ेह नहीं होती, या आप कह सकते हैं वेरी वीक होती हैं। तो इस वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर ग्लाइडिंग करते रहते हैं, स्लाइड ओवर करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इसी तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान भी गैसेस की निस्बत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन वैसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। और लिक्विड के मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर मूव करते रहते हैं, और ये जो मूव करने की एबिलिटी है ये बेसिकली फ्लूइडिटी कहलाती है। और लिक्विड और गैसेस चूंकि फ्लो करते हैं इसलिए इनको हम फ्लूइड का नाम देते हैं। लिक्विड और फ्लूइड के दरमियान फर्क है, लिक्विड और चीज होती है और फ्लूइड हर उस चीज को हम कहते हैं जो कि फ्लो कर सकती है, उसको हम फ्लूइड का नाम देते हैं। और गैस की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। डेंसिटी लो क्यों होती है, एक अपने रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन देखें तो इनवर्स रिलेशन है। और आपने अभी पढ़ा है कि गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा फासले पे होते हैं, उनके दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। स्पेसेस ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, और ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की वजह से उनकी डेंसिटी कम होती है। सपोज अगर गैस की डेंसिटी ज्यादा होती तो आप जगह जगह पे पाँव मार रहे होते और वहां से गैसें उठती और आप इनहेल कर रहे होते। इसलिए अल्लाह पाक ने उनकी डेंसिटी लो रखी है ताकि आपको झुकना ना पड़े, आप आसानी से उसको इनहेल कर सकें। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, किसी चीज का कंप्रेस करना। कंप्रेस तभी होगी जब उनके दरमियान स्पेसेस होंगी। तो चूंकि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, और जैसे ही हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, और करीब करीब आने की वजह से वो कंप्रेस हो जाते हैं। क्यों कंप्रेस होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो उनको अलाउ करते हैं कि वो कंप्रेस हों, गैस के मॉलिक्यूल को एक दूसरे के करीब आने में मदद देती हैं। इसके बाद हमारे पास गैसेस की कुछ टाइप्स हैं, या गैसेस के बिहेवियर की बेस पे हम गैसेस को स्टडी करते हैं कि कुछ गैसेस हमारे पास आइडियल होती हैं और कुछ नॉन आइडियल होती हैं। आइडियल गैसेस कौन सी होती हैं, आपने थर्ड चैप्टर के अंदर कुछ लॉज पढ़े थे जैसा कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, और इसी तरह ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, फर्स्ट ईयर के थर्ड चैप्टर के अंदर। तो वो कौन से लॉ थे, वो ऐसे लॉ थे जो कि आइडियल गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे थे। उसके बाद आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, जर्नल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। ये हमारे पास जर्नल गैस इक्वेशन है। ऐसी तमाम गैसेस जो कि जर्नल गैस इक्वेशन और तमाम गैस लॉ को ओबे करती हैं, ऐसी गैसेस को हम आइडियल गैसेस का नाम देते हैं। और ये गैसेस जो होती हैं ये हर टेम्परेचर और प्रेशर पे इन लॉ को ओबे करेंगी। ये नहीं है कि किसी टेम्परेचर पे वो ओबे करेंगी और किसी पे नहीं करेंगी, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि ऐसी गैसेस जो कि गैस लॉज को या तमाम जनरल गैस इक्वेशन को हर टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो करती हैं, ओबे करती हैं, ऐसी गैसेस को हम आइडियल गैस का नाम देते हैं। और आइडियल गैस जो होती है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को भी ओबे करती है, जैसा कि हमने KMT का पहला पोस्टुलेट भी यही पढ़ा था कि KMT जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के ऊपर एप्लीकेबल होती है, या आइडियल गैस जो होती है वो KMT को फॉलो करती है। इसके बाद हमारे पास रियल गैसेस होती हैं। रियल गैसेस बिल्कुल आइडियल गैसेस के बरक्स होंगी, कि ऐसी गैसेस जो कि तमाम गैस लॉज को ओबे नहीं करती, ऐसी गैसेस को हम रियल गैसेस कहते हैं या नॉन आइडियल गैसेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो इस नेचर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं वो सारी की सारी नॉन आइडियल गैसेस है, रियल गैसेस हैं। तो आइडियल गैस चूंकि एग्जिस्ट करती नहीं है, तमाम की तमाम रियल गैसेस हैं, और रियल गैसेस जो होती हैं वो गैस लॉ को ओबे नहीं करती। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि रियल गैसेस को भी हम आइडियल गैस बना सकते हैं या आइडियल गैस जैसा बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर के कुछ इफेक्ट्स हैं। तो जब हम इन गैसेस के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट को स्टडी करते हैं तो ये जो गैसेस होती हैं ये किसी
पॉइंट पे ये आइडियल जैसा बिहेवियर शो करना शुरू कर देती हैं, लेकिन वैसे ये नॉन आइडियल होती हैं। नॉन आइडियल क्यों होती हैं? क्योंकि जब इन गैसेस के ऊपर प्रेशर को अप्लाई किया जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं। करीब आने की वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगी तो इनकी फिजिकल स्टेट जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो ये क्या होती है कि हाई प्रेशर के ऊपर ये गैस लॉ को ओबे नहीं करती, इसी तरह ये लो टेम्परेचर के ऊपर भी गैस लॉ को ओबे नहीं करती। लो टेम्परेचर के ऊपर इनकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है, और गैस की काइनेटिक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उसकी मोशन कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम स्टडी करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? इसी को हम कंप्रेशन फैक्टर भी कहते हैं, इसी को हम गैस डेविएशन फैक्टर भी कहते हैं, इसी को हम करेक्शन फैक्टर भी कहते हैं। ये करेक्शन फैक्टर होता क्या है? ये बेसिकली रियल गैसेस की आइडियल बिहेवियर से डेविएशन को स्टडी करता है। करेक्शन फैक्टर इज द फैक्टर व्हिच डिस्क्राइब द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसके लिए जो हम इक्वेशन लिखते हैं वही जर्नल गैस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है Z इज इक्वल टू पी वी ओवर एन आर टी और इज इक्वल टू 1। अगर Z की वैल्यू हमारे पास 1 आती है तो इट्स मीन कि ये गैस हमारे पास आइडियल गैस है, और Z की वैल्यू 1 आने का मतलब है कि हमारे पास अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के अंदर हमारे पास एक लाइन आएगी जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी या प्रेशर एक्सिस आप कह सकते हैं। अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन होगी और ये गैस भी हमारे पास नॉन आइडियल होगी। अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो फिर हमारे पास नेगेटिव डेविएशन होगी और ये गैस भी हमारे पास नॉन आइडियल होगी। डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यहाँ पे हम एक ग्राफ की मदद से हम इसको स्टडी करेंगे कि हम एक ग्राफ बनाते हैं, पी वी ओवर आर टी को वाई एक्सिस पे रखते हैं और जो गैस के ऊपर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं उसको हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं। अब इसके ऊपर प्रेशर का हम इफेक्ट स्टडी करेंगे। दो तरह का हम इफेक्ट स्टडी करेंगे, एक हायर प्रेशर के ऊपर और एक लोअर प्रेशर के ऊपर। अब अगर इस ग्राफ को आप गौर से देखें तो यहाँ से ये आपको 4 किस्म की लाइंस नजर आ रही हैं, येलो, रेड, ब्लू और ब्लैक। ये जिस ओरिजिन से स्टार्ट हो रही हैं वहां पे तमाम की तमाम गैसेस जो हैं वो आइडियल है। आइडियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर करें तो वहां पे प्रेशर 0 है। नीचे आप देखें ना ओरिजिन में 0 आपको नजर आ रहा है, तो इट्स मीन कि जब प्रेशर लो था तो उस वक्त गैसेस ने आइडियलिटी शो की है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करवाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करवाते हैं तो गैसेस अपना बिहेवियर जो है वो शो करना शुरू कर देती हैं जिस तरह के नॉन आइडियल बिहेवियर है। तो सबसे पहले हम येलो लाइन को स्टडी करते हैं। तो येलो लाइन को अगर आप देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की लाइन है। तो सबसे पहले ये नेगेटिव डेविएशन शो करती है, इसमें Z की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है। यहाँ पे आपको एक ब्लैक लाइन नजर आ रही है, 1 ऊपर लिखा हुआ 1 के सामने आपको हॉरिजेंटल लाइन नजर आ रही है। ये बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की लाइन है, और जो गैसेस इस लाइन के ऊपर आएंगी वो सारी की सारी आइडियल होंगी और जो इससे ऊपर नीचे जाएंगी वो सारी की सारी नॉन आइडियल होंगी। जैसा कि सबसे पहले हम येलो लाइन को स्टडी करते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो जब प्रेशर बहुत लो था तो उस वक्त इसने आइडियल बिहेवियर शो किया, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करवाया 0 से थोड़ा सा ज्यादा तो इसने नेगेटिव डेविएशन शो की है। नेगेटिव डेविएशन शो करने के बाद अचानक से इसने पॉजिटिव डेविएशन की तरफ मूव किया है। तो ऐसा क्यों है? इसी तरह आप रेड लाइन को भी देख सकते हैं कि पहले उसने नेगेटिव डेविएशन और उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरह हमारे पास ब्लू लाइन है नाइट्रोजन की, वो भी पहले नेगेटिव डेविएशन और फिर पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन हाइड्रोजन ने सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन शो किया कि उसने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया है, जबकि इन तीन गैसों ने कर्व लाइन को फॉलो किया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम प्रेशर लो रखते हैं तो उस वक्त गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं। दूर होने की वजह से उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगी तो गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो आइडियली बिहेव शुरू करते हैं।
लेकिन जैसे हम प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज करवाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं। करीब आने की वजह से अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल का साइज बहुत ज्यादा होता है, बड़ा होता है। तो हम प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो करीब आते हैं, और करीब आने की वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक खास फासले तक वो डेवलप होती हैं, लेकिन जैसे ही प्रेशर हम मजीद इंक्रीज करवाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस फिर क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं अप्लाइड प्रेशर के ऊपर तो वो अप्लाइड प्रेशर को ओवरकम करते हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, और दूर भागने की वजह से वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इसी तरह बाकी गैसेस भी सेम इसी तरह का बिहेवियर शो करेंगी। लेकिन जहां तक हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस की स्ट्रेट लाइन इसलिए आती है कि हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होने की वजह से ये जो होता है इनके दरमियान, मतलब है कि इनके ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी डेवलप नहीं होती और ना ही ये नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं। तो हम कहते हैं कि नेचर के अंदर दो गैसेज ऐसी हैं जो आइडियल बिहेवियर की तरह शो करती हैं, जैसा कि हमारे पास हाइड्रोजन है और हीलियम है। और ये तो हो गया प्रेशर का इफेक्ट। अब हम देखते हैं टेम्परेचर का इसके ऊपर क्या इफेक्ट है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो अगर आप नाइट्रोजन का ग्राफ देखें तो मैंने अभी आपको कहा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन का कंसेप्ट दिया है कि नेगेटिव डेविएशन वो होगी जो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे होगी और पॉजिटिव डेविएशन वो होगी जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर होगी। अब मैंने 3 ग्राफ बनाए हैं जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पे, एक 200 पे, एक 500 पे और एक 1000 पे। अब सबसे पहले अब 200 वाले को देखें तो 200 वाले को देखें तो रेड लाइन जो है वो सबसे पहले ज्यादा नेगेटिव डेविएशन शो करती है, लेकिन प्रेशर जब इंक्रीज करवाते हैं तो फिर वो पॉजिटिव डेविएशन शो करना शुरू कर देती है। फिर 500 वाले ग्राफ को देखें तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज करवाया है और साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज करवा रहे हैं, तो ये जो कर्व है ये कर्व कम हो गया, नेगेटिव डेविएशन उसकी कम होगी और पॉजिटिव डेविएशन ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करवा के ले गए 1000 पे तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आई है, ठीक है जी। लेकिन वो है थोड़ी सी आइडियल बिहेवियर, आइडियल लाइन से ऊपर है लेकिन है स्ट्रेट लाइन। इट्स मीन उसने नेगेटिव डेविएशन शो नहीं की। ऐसा क्यों हुआ है कि जब टेम्परेचर हमारे पास लो था तो उस वक्त गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी कम थी। इट्स मीन कि उनकी मोशन भी कम थी, और मोशन कम होने की वजह से जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो गैस के मॉलिक्यूल जल्दी से एक दूसरे के करीब आ गए। जल्दी से जब एक दूसरे के करीब आए तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो गए। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होने की वजह से उनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो गई, और वैसे भी जब ज्यादा करीब आए तो उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस भी क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं और वो अप्लाइड प्रेशर को ओवरकम करते हैं और इस तरह वो पॉजिटिव डेविएशन शुरू करते हैं, और जिस तरह वो आइडियल लाइन से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह ब्लू लाइन के अंदर भी देखें तो सबसे पहले नेगेटिव डेविएशन है लेकिन फिर पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन जब हम ब्लैक लाइन की बात करते हैं, जब टेम्परेचर हम बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं, तो आपने पढ़ा है कि चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या मुराद है कि गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो दूर दूर भागते हैं, ज्यादा मोशन करते हैं, वो ज्यादा तेजी से भागते हैं, रैपिडली। तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो इसलिए जब भी हम प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल इतना ज्यादा एक दूसरे के करीब नहीं आते, जिसकी वजह से वो नेगेटिव डेविएशन शो नहीं करते, जबकि वो कौन सा बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं, वो आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। तो इन दोनों ग्राफ से हम एक नतीजा अखज करते हैं कि गैसेस जो होती हैं वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे आइडियल होती हैं, जबकि गैसेस एट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे वो नॉन आइडियल होती हैं। तमाम की तमाम गैसेस या जितनी भी गैसेस हैं, अगर आप रियल गैसेस की बात करते हैं तो वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे आइडियल होंगी, जबकि वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे वो नॉन आइडियल होंगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।